ये अटैक शुरू होता है 1 अप्रैल को, जब सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर इजराइल एयर स्ट्राइक करके एम्बेसी को कोलैप्स कर देता है और ईरान के 7 मिलिट्री ऑफिसर्स मारे जाते हैं, जिनमें से 2 मिलिट्री ऑफिसर जनरल रैंक के होते हैं। सीनियर कमांडर मोहम्मद रेजा जहेदी और ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हादी हज रहमानी ईरान के सुप्रीम लीडर, ये वाले नहीं, आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी वादा करते हैं कि ईरान इसका बदला लेगा। सालों से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को और मिलिट्री कमांडर को यूएस और इसराइल के द्वारा एसोसिएट करा दिया जाता था, जिसकी वजह से ईरान आज तक न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाया है। ईरान टाइम टू टाइम न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करता रहता है। ईरान अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से सुपर पावरफुल कंट्रीज की नजर में हमेशा से रहा है। ईरान का एक बॉर्डर साउथ एशिया और दूसरा बॉर्डर अरब से लगता है और इसके नीचे अरेबियन सी, जहाँ से दुनिया भर का ट्रेड होता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को अगर ईरान ब्लॉक कर दे तो दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड को बड़ी आसानी से बंद किया जा सकता है और इंडिया का भी एक मेजर हिस्सा ट्रेड का इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होकर गुजरता है। रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल गैस और ऑयल के भंडार है ईरान में, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हुई है ईरान के अंदर यूएस और ब्रिटेन के थ्रू, जिसकी वजह से 28% पॉपुलेशन आज भी पॉवर्टी में है। दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर ईरान एक समय पर अपना ऑयल भी नहीं बेच पाता था। इसे जानने के लिए हमें ईरान की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। लेट्स गेट इनटू इट। समय आता है सन 1800। ईरान का एक हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लगता था और एक हिस्सा रशियन एम्पायर से लगता था और बीच में ईरान था। मौका देखकर रशिया ईरान पर हमला कर देता है और वहाँ के राजाओं से जबरदस्ती ट्रीटी साइन करा लेता है। ट्रीटी है गुलिस्तान। ये ट्रीटी ईरान के लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए मौका देखकर ईरान रशिया पर अटैक कर देता है, लेकिन बुरी तरह हारता है। रशिया ईरान पर 20 मिलियन रूबल्स का फाइन लगा देता है और ईरान के सभी नेवल्स राइट को भी रशिया अपने पास ले लेता है। समय के साथ साथ ईरान के राजा भी बदलते रहते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ भी नहीं बदलता, बल्कि ब्रिटिश भी मौका देखकर ईरान पर कब्जा कर लेता है। नॉर्थ में रशिया और साउथ ईस्ट में ब्रिटिश को वो सभी चीजें मिल रही होती हैं। इसकी वजह से ईरान के लोकल ट्रेडर्स को परेशानी होने लगती है। एक के बाद एक इंडस्ट्री ब्रिटिश के हाथों में जा रही थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क बिजनेस, टबाको इंडस्ट्री, इससे छोटे बड़े सभी व्यापारियों पर इफेक्ट पड़ा और जगह जगह पर प्रोटेस्ट होने लगे। तब उलेमाओं ने राजाओं पर जोर डाला और दबाव में आकर राजा को सभी ट्रीटी को रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से उलेमाओं की पॉपुलैरिटी जनता में बढ़ने लगी। 1892 में विलियम डियार्की और ब्रिटिश कंपनी ईरान के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन करा लेती हैं, जिसमें ये था कि 60 साल तक ऑयल निकालकर जितना भी पैसा बनेगा उसका 16% प्रॉफिट ईरान को देना होगा और कुछ अमाउंट भी फिक्स किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे डियार्की के पास पैसा खत्म होने लगता है। तब ब्रिटिश एम्पायर डियार्की को फंड करती है और बदले में शेयर्स खरीद लेती है और फिर कंपनी का नाम बदलकर एंग्लो पर्शियन से ब्रिटिश पेट्रोलियम कर दिया जाता है। ब्रिटिशर्स पूरा ऑयल निकालकर बेचना स्टार्ट कर देते हैं और ईरान को फिक्स्ड अमाउंट और 16% मिल जाता है। लेकिन जब तक कंपनी को ऑयल नहीं मिला था तब तक जनता राजा की ट्रीटी पर चुप थी, लेकिन जैसे ही ऑयल निकालना शुरू होता है तब जनता जागरूक होती है और कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है और राजा प्रोटेस्ट पर ध्यान नहीं देते। ये वाला नहीं, हाँ, और राजा प्रोटेस्ट पर ध्यान नहीं देते हैं और जनता राजा के खिलाफ कहती है कि ये बिका हुआ है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। उलेमाओं ने प्रोटेस्ट को देखा और एक सिस्टम चलाया कि राजा अपना राजा चलाएगा और उसके साथ साथ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन चला दिया, जिसमें वोटिंग, इलेक्शन सभी चीजें होंगी। धीरे धीरे राजा अपनी पकड़ जनता से खोने लगा और जनता उलेमाओं के पास जाने लगी। उलेमाओं के पास पॉलिटिकल पावर आने लगी। इसे देखकर राजा उलेमाओं के ऊपर अटैक कर देता है और मजलिस को बंद कर देता है। लेकिन 1909 में मजलिस अपनी जिहादी बनाकर राजा के ऊपर अटैक कर देती है और राजा रशिया भाग जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से रशिया ईरान को छोड़कर वापस चला जाता है रशिया में वॉर चलने के कारण। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ईरान के ऑयल से हो रहे प्रॉफिट को छोड़ना नहीं चाहती थी। पूरी की पूरी ब्रिटिश इकोनॉमी ईरान के ऑयल पर डिपेंडेंट हो चुकी थी।